विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज का टॉपिक है पूर्व मध्यकालीन भारत की आर्थिक स्थिति। वेरी इंपॉर्टेंट प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पूर्व मध्यकालीन भारत की आर्थिक स्थिति। तो पूर्व मध्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसके प्रमुख तत्व कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग और वाणिज्य व्यापार थे। ये चार चीजें याद रखनी है आपने। कौन कौन सी? कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा शिल्प उद्योग और चौथा वाणिज्य व्यापार। इस युग की बढ़ती सामंतवादी प्रवृत्ति ने आर्थिक ढांचे को अत्यधिक प्रभावित किया। पूर्व मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की सामान्य विशेषताएं बता रहा हूं। नंबर 1, अर्थव्यवस्था का सर्वप्रमुख तत्व कृषि था। पहला पॉइंट यही लिखना है आपने, अर्थव्यवस्था का सर्वप्रमुख तत्व कृषि था। दूसरा, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विद्वानों द्वारा पूर्व मध्यकाल को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक पहला चरण, प्रथम चरण, जो कि 650 से 1000 ईस्वी तक है। इसमें व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ और इसे आर्थिक पतन का काल माना जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका प्री में कि पूर्व मध्यकालीन भारत की आर्थिक स्थिति के अंतर्गत आर्थिक पतन का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 650 से लेकर 1000 ईस्वी तक, जिसको प्रथम चरण के नाम से जानते हैं हम। फिर इसमें द्वितीय चरण आता है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, वो 1000 से 1200 ईस्वी है। इसमें पुनः व्यापार वाणिज्य का पुनरुद्धार हुआ और आर्थिक स्थिति समुन्नत होने लगी। आर्थिक स्थिति समुन्नत होने लगी। तो मैंने कहा पहली जो विशेषता है आर्थिक व्यवस्था की वो ये है कि अर्थव्यवस्था का सर्वप्रमुख तत्व कृषि था। दूसरा मैंने बता दिया कि 600 से 1000 ईस्वी में व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ और द्वितीय चरण 1000 से 1200 ईस्वी में व्यापार वाणिज्य का पुनरुद्धार हुआ। तीसरी विशेषता है विभिन्न क्षेत्र भिन्न भिन्न उत्पादों के लिए प्रसिद्ध थे। विभिन्न क्षेत्र भिन्न भिन्न उत्पादों के लिए प्रसिद्ध थे। अगला, सिक्कों का प्रचलन कम हो गया। और अगला 5वां पॉइंट, श्रेणियों की महत्ता में कमी आई। श्रेणियों की महत्ता में कमी आई। अब आप सोच रहे होंगे कि प्री में क्या महत्व, क्या कैसे क्वेश्चन बनता? तो ऐसे ही बनेगा। क्या पूर्व मध्यकालीन भारत की आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था की सामान्य विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है या कौन कौन से शामिल हैं? ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट है आपने याद रखना है। अगला, कृषि के बारे में बता रहा हूं। इस समय कृषि के लिए समर्पित कृषि पराशर वृक्षायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना से कृषि की महत्ता पर स्वयमेव प्रकाश पड़ जाता है। अभिधान रत्नमाला में वर्णित भूमि के प्रकार, अभिधान रत्नमाला एक किताब है, उसमें भूमि के प्रकार दिए गए हैं। जैसे उसमें बोला गया कि वाहित, वाहित मतलब बोया गया, वाहित मतलब बोया गया। आपने अगर पुराना एक सीरियल देखा होगा चाणक्य वाला, तो उसमें भी बार बार बोलते हैं वो वाहित प्रदेश। क्या बोलते हैं? वाहित प्रदेश मतलब जहां पर खेती होती है, बोए, जहां पर अनाज क्या कर रखा है? बोया गया। दूसरा, उर्वरा यानी उपजाऊ भूमि। उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि। इर्ण, इर्ण मतलब ऊसर भूमि। इर्ण मतलब ऊसर भूमि। खिल, खिल मतलब पड़ती भूमि। पड़ती का मतलब होता है 1-2 साल के लिए छोड़ देते हैं। जैसे इस बार उगाया, 1-2 साल के लिए क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, फिर 1-2 साल बाद फिर दोबारा उस पर क्या किया? बोया जाता है, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए। अगला हो गया मरु, मरु मतलब रेगिस्तानी। अगला हो गया मृत्सा या मृत्सना यानी अत्युत्तम भूमि। अत्युत्तम भूमि, अत्युत्तम भूमि को क्या कहा गया है? मृत्सा कहा गया है या मृत्सना कहा गया है। अगला शाद्वल, शाद्वल मतलब घास के मैदान। शाद्वल मतलब घास के मैदान। अगला नडवल, नडवल मतलब सरकंडे वाली भूमि, जहां सरकंडे उगते हैं। ठीक है, नडवल मतलब सरकंडे वाली भूमि, घास होता है सरकंडा, है ना। तो क्या क्या बताया मैंने? कृषि के लिए समर्पित एक तो कृषि पराशर हो गया, एक वृक्षायुर्वेद हो गया, एक अभिधान रत्नमाला। ये 3 किताबों के नाम याद रखने हैं आपने। अरबी लेखकों ने भी कहा है कि भारत की भूमि बहुत उपजाऊ है। शुक्र नीति में पड़ती भूमि में खेती करने संबंधी उपायों की विवेचना की गई है। एक किताब है शुक्र नीति, उसमें पड़ती भूमि में खेती करने से संबंधित उपायों की विवेचना की गई है। मेधा तिथि के द्वारा पूर्व मध्यकाल में 17 प्रकार के धान्य, 17 प्रकार के अनाज, धान्य मतलब अनाज का उल्लेख किया गया है। फसलों की रंग, गंध, आकार, पकने का समय के आधार पर अनेक किस्में बताई गई है। क्या क्या बताया गया? फसलों का रंग, गंध, आकार, पकने के समय के आधार पर अनेक किस्में बताई गई है। काव्य मीमांसा में पुंड्र यानी उत्तरी बंगाल, पुंड्र मतलब उत्तरी बंगाल,
कि ईख, ईख मतलब गन्ना, ईख मतलब गन्ना। तो काव्य मीमांसा एक पुस्तक है, उसमें पुंड्र यानी उत्तरी बंगाल की ईख की प्रशंसा की गई है। ऐसे ही अपरार्थ के अनुसार कलिंग का चावल बहुत अच्छा होता था, कलिंग यानी उड़ीसा, वहां का चावल बहुत अच्छा होता था। राजा लोग इसी को खाते थे, राजा लोग कलिंग का चावल खाते थे। इदरिसी के अनुसार मालाबार इलायची और काली मिर्च के लिए प्रख्यात था। इदरिसी के अनुसार मालाबार हो गया केरल, केरल वाला जो तट है वो उसको क्या बोलते हैं, मालाबार। मालाबार इलायची और काली मिर्च के लिए प्रख्यात था। गुजरात में कपास और नील उत्पादित किया जाता था। गुजरात में नीति वाक्य मृत में अनेक प्रकार के संग्रहों में धान्य संग्रह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, धान्य संग्रह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पुराने लोग बोलते भी थे भाई, जैसे कोई वृक्ष है उसमें जब फल तोड़ते थे तो बोलते थे कि भाई कुछ फल छोड़ दो, क्या कर दो, कुछ फल छोड़ दो। ऐसे जब किसान उगाता था तो एक भाग क्या बोने के लिए रखता था, वो क्या रखता था, बीज के रूप में संग्रहित करके रखता था। ऐसे जैसे मक्की होती थी तो कुछ मक्कियों को क्या करते थे, सब नहीं खाते थे वो, कुछ मक्की क्या कर देते थे, लटका देते थे घर के उसमें ताकि वो सूखे। ऐसे कुछ कद्दू होते थे उनको भी सुखाने के लिए रखते थे, उसके अंदर बीज होते थे ना, है ना। और आज यही तो समस्या उत्पन्न हो गई है। बीज बीज बैंक योजना चल रही है आजकल, क्या चल रही है, हाँ जी, बीज बचाओ आंदोलन चल रहा है, बीज बैंक योजना चल रही है। बीज खत्म हो चुके हैं पुराने, जो पारंपरिक बीज थे हमारे, खासकर उत्तराखंड में। आज सारे जो बीज आपको दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, या जो खेती में प्रयुक्त हो रहे हैं, वो कौन से हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना। जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया आपका, बैसिलस थ्रीजेंसिस वाला जो बैंगन है वो हो गया, बीटी कॉटन हो गया। जितनी भी दालें हैं वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जीएम क्रॉप्स बोलते हैं इनको, अब क्या बोलते हैं। तो शुक्र नीति से ज्ञात होता है कि राज्य के अन्न भंडार भी होते थे जिनमें आपात स्थिति में जनता को अनाज वितरित किया जाता था। उस जमाने में भी होते थे। शुक्र नीति बताती है, शुक्र नीति सार, शुक्र नीति सार एक पुस्तक है, उसमें पता चलता है कि राज्य के अन्न भंडार भी होते थे, अभी भी होते हैं। भारत सरकार के जो एफसीआई के गोदाम है वो भरे पड़े हैं। 2-3 साल अगर अकाल पड़ भी गया, भगवान न करे, तो क्या है, पर्याप्त भोजन है 2-3 सालों के लिए। हाँ, अगर उससे लंबा, जिस हिसाब से आपके विकास के इंजन धुआं छोड़ रहे हैं, जिस गति से विकास हो रहा है और जिस प्रकार से आप क्या कर रहे हो, विकास कर रहे हो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो हो सकता है कि और बुरी स्थिति आए, है ना। उसके लिए भी तैयार रहना। और हो सकता है कि इसी पीढ़ी को क्या करना पड़े, सामना करना पड़े, है ना। बोल व्यापारी फिर क्या होगा, सुना है गिरदा को, बोल व्यापारी फिर क्या होगा। अभी तो कर रहे हो आप, सामने देख रहे हो पूरे पहाड़ के पहाड़ क्या। पूर्व मध्य काल में कृषि की महत्ता इस बात से भी सूचित होती है कि कृषि को सभी वर्णों की सामान्य वृत्ति मान लिया गया। कृषि को, ये पूर्व मध्य काल की एक विशेषता है कि कृषि को सभी वर्णों की सामान्य वृत्ति मान लिया गया। चारों वर्ण कृषि कर सकते थे। अभी तक ब्राह्मण व क्षत्रिय को आपात स्थिति में ही इसे अपनाने को कहा गया था, परंतु अब इसे सामान्य वृत्ति माना गया। पराशर ने सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मणों की वृत्ति बताया है। ऋषि पराशर ने क्या, कृषि को ब्राह्मणों की वृत्ति बताया है। माधवाचार्य ने कहा है कि कलयुग में आप धर्म, आपद धर्म ही सामान्य धर्म बन जाता है। आप धर्म ही सामान्य धर्म बन जाता है। तत्कालीन साहित्य और अभिलेखों के आधार पर किसानों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, स्वतंत्र किसान और बटाई पर खेती करने वाले किसान। बटाई पर खेती करने वाले किसान वो होते हैं, जैसे आपने भी सुना होगा कि आपकी जमीन है लेकिन आप नहीं कर रहे हो उसमें काम, कोई और कर रहा है, तो वो एक हिस्सा आपको देगा। क्या करेगा, मेहनत वो करेगा, खेती वो करेगा, गुड़ाई, निराई, हल चलाना, सिंचाई सब वो करेगा, लेकिन क्या करेगा, जैसी फसल होगी उसका एक हिस्सा आपको दिया जाएगा। तो स्वतंत्र किसान और बटाई पर खेती करने वाला किसान, ठीक है। स्वतंत्र किसान ही कुटुंबी कहे गए हैं। और कुटुंबी कौन कहे गए हैं, स्वतंत्र किसान ही कुटुंबी कहे गए हैं। बटाई पर खेती करने वाले को त्रैध श्रीन या श्रीन कहा गया है। त्रयध श्रीन या श्रीन कहा गया है, क्योंकि इन्हें उपज का 1/3 से लेके 1/4 भाग मिलता था खाली। 1/3 से या तो 33% या 25%, बाकी सब किसका,
जिसकी भूमि, जिसकी जमीन होती थी। करोगे ऐसे खेती? तभी तो उत्तराखंड में देखा नहीं, सारे खेत बंजर हो गए। आधा भी देने के लिए तैयार नहीं है, पौना देने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कह रहे भाई इतनी मेहनत लग रही है, कोई कर ही नहीं रहा है, सारे खेत क्या हो गए? बंजर हो गए। तो इन्हें उपज का 1/3 से 1/4 भाग मिलता था। कृषि मजदूरों को उपज का 1/10 से 1/4 भाग मिलता था। कृषि मजदूरों को उपज का 1/10 से 1/4 भाग मिलता था। सर्वप्रथम पराशर ने फसल बटाई करने वालों यानी आर्धिक को एक पृथक जाति के रूप में उल्लेख किया है। तो जो फसल बटाई करने वाले होते थे उनको क्या कहा है पराशर ने? पराशर स्मृति है एक, दरअसल उसमें कहा गया है आर्धिक। आर्धिक मतलब जो कि फसल बटाई करने वाले होते थे, एक पृथक जाति के रूप में उल्लेख किया है। पूर्व मध्यकालीन राजाओं ने कृषि के लिए सिंचाई के महत्व को स्वीकार करते हुए नहर व तालाब का निर्माण करवाया। अग्नि पुराण में सिंचाई के साधन जुटाने को राजा के प्रमुख 8 कर्तव्यों में से एक बताया गया है। कश्मीर में वितस्ता, वितस्ता बोलते हैं झेलम को, वितस्ता नदी में बहुत बाढ़ आती थी। इसके विनाशक प्रभाव को कम करने के लिए अवंती वर्मन के मंत्री सुय ने अनेक नहरें खुदवाई और बांध बनवाया। किसी जमाने में आईएएस का क्वेश्चन रहा है, किसी जमाने में यह बताया गया कि अवंती में वितस्ता यानी झेलम की बाढ़ के विनाशक प्रभाव को कम करने के लिए नहर और बांध बनवाने का कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? तो आंसर अवंती वर्मन के मंत्री सुय के द्वारा। किसके द्वारा? अवंती वर्मन के मंत्री सुय के द्वारा। चंदेल राजाओं ने राहिल्य सागर और कीर्ति सागर नामक तालाब बनवाए। कौन कौन से? राहिल्य सागर और कीर्ति सागर नामक तालाब बनवाए। परमारों द्वारा भी मुंज सागर और भोज सागर नामक तड़ागों का निर्माण करवाया गया। परमार शासक मुंज ने मुंज सागर और परमार शासक भोज ने यानी भोज परमार ने भोज सर। सागर नहीं बोलते हैं, ऐसे भोज सर बोलते हैं। वहां क्या बोलते हैं? मुंज सर, भोज सर। तो लेकिन हम अभी जो मैं बता रहा हूं उसको सागर को ही सर बोला जाता है। सागर मतलब इतने बड़े तालाब बनाए हुए। रहट, अरहट और चमड़े के चरसों से सिंचाई की जाती थी। रहट पता है? वो मेले में आप एक चरखी में घूमते हैं जैसे, वैसे एक चरखा सा होता था, उसमें कंटर लगे होते थे, मतलब बर्तन लगे होते थे। तालाब उसको घुमाया जाता था बैलों की सहायता से। बैल घूमते थे तो वो रहट घूमता था। रहट क्या करता? पानी उठाकर फिर नहर में डालता था। उस नहर से क्या होती थी? सिंचाई होती थी। ठीक है। सुनकर रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। गाना सुनना, उसमें रहट दिख जाएगा आपको। और चमड़े के चरसों से सिंचाई, अगर आप पाकिस्तान में आज भी जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि गधे होते हैं। क्या होते हैं? गधे होते हैं, उन पर एक रस्सी बंधी होती है, चमड़े का एक थैला होता है, बहुत गहरा कुआं होता है, वहां से वो खींचते हैं गधे। जैसे यहाँ से वो आगे तक जाएगा गधा, फिर वो चमड़े के थैले में पानी आएगा, फिर उसको नहर में डालेंगे, फिर वापस होगा वो गधा। तो दिन भर उस गधे का काम क्या है? क्या है? पानी की सिंचाई करना। आप लोग नहीं समझते पानी का महत्व, क्योंकि ऋषिकेश के लोग हो, गंगा किनारे के लोग हो, जहां नहीं होता है वो जानते हैं पानी का, है ना। कृषि के साथ साथ वन, उपवन और पशुपालन की भी महत्ता थी। मानसोल्लास के अनुसार चालुक्य राजा में ऐसे उपवन थे जिनमें बीच में कृत्रिम पहाड़ी होती थी। क्या होती थी? कृत्रिम पहाड़ी होती थी। वनों में विभिन्न फल, फूल और औषधियां उत्पाद प्राप्त किए जाते थे। पशुओं का उपयोग कृषि कार्यों और बोझा ढोने में किया जाता था। सेना की निर्भरता भी हाथी और घोड़ों पर टिकी थी। बोझा ढोने के लिए हाथी श्रेष्ठ साधन थे। मांसाहार के लिए भी पशुओं का उपयोग होता था। हालांकि स्मृतिकारों ने मांस भोजन के स्थान पर उड़द की दाल से बने खाद्य पदार्थों का विधान किया है। उड़द की दाल से बने खाद्य पदार्थों का विधान किया है। गुजरात के सोलंकी शासक कुमारपाल ने पशु हिंसा को प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगा दिया था? गुजरात का सोलंकी शासक कुमारपाल ने पशु हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद शिल्प और उद्योग के बारे में बता रहा हूं। तो पूर्व मध्यकाल में अनेक प्रकार के शिल्प और उद्योग समुन्नत अवस्था में थे। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, हाथी दांत, माणिक्य, मणियों, बहुमूल्य पत्थरों, इनसे संबंधित शिल्प के साथ साथ नाव निर्माण का भी बहुत प्रचलन था। बोट,
नाव निर्माण का भी बहुत प्रचलन था। हर्ष चरित्र में छौम, रुई, दुकुल, लाला तंतु, मलमल और नेत्र रेशम नामक वस्त्रों का उल्लेख हुआ है। हर्ष चरित्र, बाण भट्ट की हर्ष चरित्र में छौम, रुई, दुकुल, दुकुल क्या था? पेड़ों की छाल से निर्मित एक वस्त्र था। लाला तंतु, ऐसे ही मलमल, मलमल मतलब अंशुक, मलमल मतलब अंशुक, और नेत्र रेशम नामक वस्त्रों का उल्लेख हुआ है। इसी में पुलक बंद यानी रंगीन वस्त्र, पुलक बंद मतलब रंगीन वस्त्र, और पुष्पपट यानी फूलदार रेशम का भी उल्लेख हुआ है। वाराणसी श्रेष्ठ रेशम और पुंड्र, पुंड्र मतलब बंगाल जो हो गया उत्तरी बंगाल, वो छौम के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी श्रेष्ठ रेशम के लिए और पुंड्र छौम के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग ने मथुरा में बढ़िया किस्म का धारीदार सूती वस्त्र के बनने और कश्मीर के सफेद लिनन नामक वस्त्र का भी उल्लेख किया है। कश्मीर में क्या बनता था? व्हाइट लिनन बनता था, सफेद लिनन, ठीक है, कपड़ा होता है। और मथुरा में धारीदार सूती वस्त्र का उल्लेख किसने किया? वेनसांग ने किया है। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार बंगाल की मलमल इतनी महीन होती थी कि अंगूठी के बीच में से पूरा थान निकल जाता था। अब आप सोच लो कितना महीन कपड़ा रहा होगा, पूरा थान अंगूठी के बीच में से। अल इंद्रिसी ने मुल्तान को वस्त्रोद्योग का केंद्र बताया है। अल इद्रिसी ने मुल्तान को, मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है, मुल्तान को वस्त्रोद्योग का केंद्र बताया है। भड़ौच के वस्त्र वरोज नाम से प्रसिद्ध थे। भड़ौच के वस्त्र वरोज नाम से प्रसिद्ध थे। खंबात का कपड़ा खंबायत कहलाता था। मध्य प्रदेश अपनी चुनरी के लिए विख्यात था। चाउजू कुआ जो कि चीनी व्यापारी था, उसके अनुसार गुजरात और मालाबार में छींट बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? ये कौन लिख रहा है? चाउजू कुआ लिख रहा है, एक चीनी व्यापारी। गुजरात और मालाबार में छींट बनाई जाती थी। मेधा तिथि के अनुसार महिलाएं और विधवाएं अपनी जीविका का निर्वहन कताई और कपड़ा की जाली बनाकर करती थी। धातु उद्योग के अंतर्गत लोहा, पीतल, कांसा एवं स्वर्ण धातुओं के अनेकानेक वस्तुएं निर्मित की जाती थी। मानसोल्लास के अनुसार परवर्ती चालुक्य राजाओं का सिंहासन सोने का बना था और उनके पलगों में सोने की पच्चीकारी की गई थी। अभिधान रत्नमाला से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र पीतल की वस्तुओं के लिए और बंगाल टिन की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। उड़ीसा के मंदिरों में प्रयुक्त लोहे के शैतीर और धार का लौह स्तंभ इस काल की समुन्नत लौह प्रौद्योगिकी का अत्युत्तम उदाहरण है। इसका मतलब उड़ीसा के मंदिरों में लोहे की शैतीरों का प्रयोग हुआ है। शैतीर समझते हैं? जो छत पड़ता है ना, आज तो ये पड़ गया, बीम पड़ गया आपके। पुराने जमाने में शैतीरें डाली जाती थी, या तो लकड़ी की या लोहे की। पता है शैतीरें क्या होती है? अरे जैसे उत्तराखंड के अगर आप मकान देखेंगे पटाल वाले, तो वहां पे भी शैतीरें दिखेंगी आपको। तो क्या करते थे? चीड़ के पेड़ के लंबे लंबे जो पेड़ होते थे वो लगाए जाते थे ऊपर, तब उसके ऊपर लेंटर पड़ता था। लेंटर मतलब पटाल पड़ती थी, है ना। और धार किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? लौह स्तंभों के लिए प्रसिद्ध था। धार मतलब धारावर्ष, लौह स्तंभ। इनसे पता चलता है कि उस काल में समुन्नत लौह प्रौद्योगिकी मौजूद थी। शिल्पकारी में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में बहुमूल्य रत्नों को जड़ने का कार्य बहुत लोकप्रिय था। अग्नि पुराण में 39 प्रकार के रत्नों और उनकी विशेषताओं का उल्लेख है। हाथी दांत की भी अनेक वस्तुएं बनती थी। शाल भंजिकाएं, पालकी के डंडे आदि। हाथी दांत से अनेक वस्तुएं बनती थी, जैसे शाल भंजिकाएं और पालकी के डंडे। अल इस्तकारी के अनुसार मुल्तान के सूर्य मंदिर के पास हाथी दांत का काम करने वाली एक बस्ती थी। हाथी दांत का काम करने वाली एक संपूर्ण बस्ती मौजूद थी। अब मैं बता रहा हूं व्यापार के बारे में। तो पूर्व मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था में व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार होता था। पूर्व मध्यकालीन व्यापारिक स्थिति की विशेषताएं, पहली विशेषता यह है कि 600 से 1000 ईस्वी तक का काल जो है व्यापारिक पतन का काल था। व्यापारिक पतन का काल 600 से 1000 ईस्वी। 1000 से 1200 ईस्वी तक का काल जो है व्यापारिक पुनरुत्थान का काल था। व्यापारिक पुनरुत्थान का काल था। तीसरा, आंतरिक और बाह्य व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों से होते थे। चौथा, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार की अवनति हुई, जबकि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई।
और ये आपने तो, आप एंशंट में पढ़ रहे हो, हम लोगों ने वास्तव में अपने समय में भी देखा। कभी हमने लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई, फिर हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाई, बाकी हम हमेशा वेस्ट की तरफ ही देखते रहे। ये समझते हो, वेस्ट वेस्ट की तरफ देखते रहे, मतलब हमने अपना जो निर्यात किया वो पश्चिमी देशों के लिए किया हमेशा। कहाँ किया? हाँ किया, पश्चिमी देशों में किया। हमें लगा कि पैसा जो व्यापार में अच्छा जो कीमत मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? पश्चिमी देशों से मिलेगी। फिर एक सरकार आई इस देश में, उसने कहा लुक ईस्ट पॉलिसी। यूपीए की सरकार जो थी, उन्होंने कहा भाई पूर्व की ओर देखो, क्या करो, पूर्व की ओर देखो। फिर मोदी जी आए, उन्होंने कहा पूर्व की ओर खाली देखो मत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्या करो, काम भी करो, करो जो भी करना है, आयात निर्यात। समझ में आ रहे हो? ऐसे ही मैंने कहा उस जमाने में भी क्या हुआ कि पश्चिमी देशों के साथ व्यापार की अवनति हुई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ क्या हुआ, व्यापार की वृद्धि हुई। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं कि हम लोग, जैसे खासकर अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के जो 7 स्टार्स 5 स्टार्स जो होटल्स हैं वो डिपेंड थे किस पर? फॉरेनर्स पर। किन पर? मतलब जल्दी से लोकल क्लाइंट को वो क्या नहीं करते थे। हाँ जी, हाँ, बात एंट्री तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना दें, बट उनको जल्दी प्रेफरेंस नहीं देते थे। पहली प्रेफरेंस जो होती थी वो किसकी होती? फॉरेनर्स। ठीक है, बाद में कोरोना आया, सब बंद हो गया। उसके बाद फिर जो अपने देश का जो है टूरिस्ट है वो जाने लगा, तो उनको ये पता चला कि विदेशियों से ज्यादा पैसा किसके पास है? भारतीयों के पास। किसके पास है? समझ में आया? तो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की थी। नहीं भाई, हमें प्रमोशन जो करना है, अब क्या करना है, अपने देश के अंदर भी करना पड़ेगा, पैसे ही तो खींचना है। ठीक है, इसी समय अरबी व्यापारी भारतीय तटों पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने लगे। व्यापार में सदैव लुटेरों का भय बना रहता था। सिक्कों का अभाव व्यापारिक गतिविधियों के ह्रास को इंगित करता है। सिक्कों का अभाव हो गया, इससे क्या पता चलता है? व्यापारिक गतिविधियों का ह्रास का पता चलता है। ह्रास मतलब कम हो गया, व्यापारिक गतिविधियां कम हो गई। ग्रामों के आत्मनिर्भर होने की प्रवृत्ति भी व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित की। ग्रामों के आत्मनिर्भर होने से क्या हो गया? व्यापार प्रतिकूल हो गया। सोमदेव की कथा सरित सागर और सम्राइच्छ कहा के अनुसार व्यापारी देश के प्रत्येक भाग से माल खरीदकर उन स्थानों पर पहुंचाते थे जहां उनकी मांग होती थी। मेधा तिथि के अनुसार व्यापारियों को सुझाव दिया है, किसने? मेधा तिथि ने व्यापारियों को सुझाव दिया है कि मालवा, मगध, द्रविड़ प्रदेशों की भाषाएं भी जाननी चाहिए, जिससे वह लोगों को अपनी बातें समझा सके। कहां की? मालवा, मगध और द्रविड़ प्रदेशों की भाषाएं भी जाननी चाहिए, जिससे वहां के लोगों की बातें समझा सके। अब क्या हुआ कि चाइना जो है, जब वहां प्रोडक्शन शुरू हुआ तो भाई जो प्रोडक्ट्स थे उस पर क्या था? चाइनीज में, मैंडेरिन में लिखा होता था। वहां की जो भाषा है चीन की, वो कौन सी है? मैंडेरियन है। वहां बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अब जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और चाइनीज इंग्लिश जानता ही नहीं था। क्या नहीं जानता था? तो तब चाइना को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। दुनिया भर से उसने क्या किया? आमंत्रित किया इंग्लिश के शिक्षकों को, टीचरों को। भारत से भी गए कई लोग, फिर इंग्लिश सिखाई गई वहां पर। आज भी सिखाते हैं लोग, इंग्लिश कम जानते हैं वहां के लोग, ये पता है। चाइनीज लोग इंग्लिश नहीं जानते ज्यादा, और अगर बोलेंगे भी तो फिर उनका तो जो बोलने का तरीका है वो अलग ही है ना। तो फिर इंग्लिश सिखाई गई, तो जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर फिर इंग्लिश में भी लिखा गया। तभी तो समझ में आएगा यूरोपीय की है क्या इस डब्बे के अंदर। नहीं आया समझ में? या उसको यूज कैसे करना है। आपके मोबाइल भी आते हैं, उसमें भी लिखा होता है चाइनीज में लिखा होता होगा, इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है, हिंदी में नहीं लिखा होता है। अब तो कंप्यूटर का जमाना है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसलेटर्स हैं दुनिया भर के। लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 10, 15, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि चाइना में समस्या आई। ठीक है, तो उस जमाने में मेधा तिथि ने बता दिया, व्यापारियों को सुझाव दे दिया कि मालवा, मगध, द्रविड़ भाषाएं भी सीख लो, ताकि आप उन लोगों को अपनी बातें समझा सकें। ऐसे ही अहाड़, जो कि उदयपुर में पड़ता है, अहाड़ के अभिलेख में कर्नाट, मध्य प्रदेश, लाट, टक, टक मतलब हो गया पंजाब, टक मतलब
पंजाब, खासकर चिनाब और रावी के बीच का जो पंजाब है उसको टक बोलते थे पहले, के व्यापारियों के सम्मेलनों का उल्लेख किया गया है। पेहोवा, पेहोवा भी पंजाब को बोला गया। पेहोवा अभिलेख से ज्ञात होता है कि विभिन्न देशों के घोड़े के व्यापारी वहां एकत्रित होकर पारस्परिक समझौता करते थे। इसी प्रकार कुवलय माला में, कुवलय माला आईएएस का क्वेश्चन है भाई, कुवलय माला नामक ग्रंथ में उत्तर और दक्षिण के व्यापारियों का एक स्थान पर मिलने का उल्लेख है। उत्तर और दक्षिण के व्यापारियों का एक स्थान पर मिलने का उल्लेख है। कुवलय माला से ज्ञात होता है कि उत्तरापथ से घोड़े खरीदे जाते थे। उत्तरापथ से घोड़े खरीदे जाते थे। आंतरिक व्यापार स्थल और जलमार्ग दोनों से होता था। देश के प्रमुख जो नगर थे एक दूसरे से स्थल मार्ग से जुड़े थे। अलबरूनी 15 मार्गों का विवरण देता है। अलबरूनी कौन है? अलबरूनी तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, तारीख हिंद का लेखक अलबरूनी 15 मार्गों का विवरण देता है। जैसे कुछ मार्ग में बता रहा हूं, जैसे कन्नौज से प्रयाग, प्रयाग से ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति से कलिंग और कलिंग से कांची। कहां रह गया कन्नौज? उत्तर प्रदेश में। कन्नौज से कहां? प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद बोलते थे आप। प्रयाग से कहां? ताम्रलिप्ति, जो कि कहां पड़ता है? बंगाल में। बंगाल से फिर कहां? कलिंग यानी उड़ीसा, और उड़ीसा से कहां? कांची, कांजीवरम, तमिलनाडु। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा रास्ता कन्नौज, कन्नौज से पानीपत, पानीपत कहां है? हरियाणा में। उसके बाद कटक, कटक यानी उड़ीसा, कटक से फिर काबुल। हाँ जी, अटक होना चाहिए यहां पर, कटक नहीं होना चाहिए। अटक, अटक पाकिस्तान में, कटक उड़ीसा में, अटक पाकिस्तान में। अटक, अटक से काबुल, काबुल मतलब अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से फिर गजनी, अफगानिस्तान से। तीसरा रास्ता जो बताता है वो बताता है कन्नौज, कन्नौज से कामरूप, कामरूप मतलब असोम, कामरूप से फिर नेपाल, नेपाल से फिर तिब्बत, नेपाल से फिर तिब्बत। अगला रास्ता बताता हूं कन्नौज, कन्नौज से राजौरी, राजौरी से बयाना, बयाना हो गया आपका कहां? राजस्थान में। नील किले प्रसिद्ध था मुगल काल में। उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद कराची, उसके बाद कराची। अगला रास्ता बताता है दिल्ली, दिल्ली से अजमेर, अजमेर से अहमदाबाद। अलबरूनी दिल्ली अजमेर मार्ग को सबसे सुरक्षित मार्ग बताता है। सबसे सुरक्षित मार्ग दिल्ली अजमेर मार्ग को बताता है। आज भी अगर आप जाओगे ना, दिल्ली से अजमेर जाना, अजमेर से या दिल्ली से आप अहमदाबाद चले जाना, बाई रोड जाना, वैसे तो बहुत दूर है। आपको वहां से आने के बाद ये लगेगा यार, आपको तो अच्छा लगता है ऑल वेदर रोड वगैरह, सारी रोडें बड़ी अच्छी लगती हैं। वहां से आने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा रोडें किसको बोलते हैं, रोड होती क्या है, 6 लेन रोड कैसी होती है और क्या व्यवस्थाएं होती हैं। और आपको ट्रैफिक भी पता चल जाएगा। ये छोटी छोटी गाड़ियां नहीं दिखेंगी, क्योंकि सारा जो एक्सपोर्ट का माल है वो इधर से उधर हो रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, 100 टायरों वाली गाड़ियां चलती हैं किस पर? एक्सप्रेसवे पे, जो कॉरिडोर बने हुए हैं। ठीक है, तब जाके पता चलता है कि हमारी स्थिति अभी क्या है, दयनीय है। अगला, बंगाल भी पाटलिपुत्र, वाराणसी व अन्य नगरों से जुड़ा हुआ था, परंतु मार्ग चोर डाकुओं से सुरक्षित नहीं थे। जैसा कि वेनसांग कहता है कि आवागमन के मार्ग पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। खुद लुट गया हो जो तो वो तो लिखेगा ही भाई, वेनसांग कई बार लुटा की। आवागमन के मार्ग पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। नदी मार्ग से भी यात्रियों व व्यापारियों का आवागमन होता था। नदी तट पर स्थित नगर जैसे कन्नौज, पाटलिपुत्र आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होने के कारण व्यापार के भी प्रमुख केंद्र थे। इसीलिए बोलता हूं मैं कि कानून व्यवस्था जब कठोर होती है तो डर बना रहता है। अभी आप भी सुनते होंगे कि कुछ मार्ग ऐसे हैं जो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है मतलब, पहले उत्तर प्रदेश में कई मार्ग ऐसे थे जो सुरक्षित नहीं थे। अगर आप रात को जा रहे हो अपनी गाड़ी से तो समझ लो क्या हो गए। फिर एक कानून, एक कौन बाबा आए वहां पर, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लुटेरा दिखता है तो उसको क्या कर दो, सीधे अगर कहीं पता चलता है कि लूट लिया तो विदिन, मतलब ऐसा नहीं कि कई दिनों बाद, उसी दिन उसको ढूंढकर गोली मार दो सीधे। तो तब कानून व्यवस्था क्या हो गई, कठोर हो गई। लुटेरों के अंदर क्या हो गया, भय हो गया किस चीज का। तो अब वो मार्ग बताया जाता सुरक्षित, वहां से आप जा सकते। वरना कोई अंडा फेंकता था किसमें, कार के शीशे पे, आप वहीं पर चलाते थे, आगे दिखना बंद हो जाता था। तो लेकिन अब तो सीधे ये है कि टांग पे गोली मारो, और नहीं मानता है, अगर भागता है
फिर भी दूसरी बार लूट करता तो उड़ा दो उसको, है ना। तो नदी मार्ग से भी यात्रियों के और व्यापारियों का आवागमन होता था। नदी तट पर स्थित नगर जैसे कन्नौज, पाटलिपुत्र आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होने के कारण व्यापार के भी प्रमुख केंद्र थे। नदी मार्ग को अधिक सुरक्षित समझा जाता था। नौकाओं के निर्माण संबंधी विवरण भी प्राप्त होते हैं। परमार शासक भोज के ग्रंथ युक्तिकल्पतरु में विभिन्न प्रकार की नौकाओं का उल्लेख हुआ है जो सागौन की लकड़ी से बनाई जाती थी। इसी प्रकार चोल नरेश राजराज प्रथम ने भी नौका उद्योग को प्रोत्साहित किया था। चोलों की तो अपनी नौसेना भी थी। चोल वो शक्ति है जो अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं, परांतक फर्स्ट का उत्तर मेरुर इंस्क्रिप्शन, और दूसरा चोल जाने जाते हैं अपनी नौसेना के लिए, क्योंकि चोलों ने समुद्र पार करके भी क्या किया, अभियान किए। श्रीलंका को जीता उन्होंने, उधर इंडोनेशिया वाली साइड भी गए शायद वो, ठीक है, आक्रमण किए उन्होंने वहां पर। ऐसे ही मैं बता रहा हूं, आपने एक पिक्चर देखी होगी उड़ता पंजाब, देखी है? अगर उड़ता पंजाब नहीं देखी, जिसमें यह बताया गया कि पंजाब में नशा बहुत ज्यादा हो गया है, जो वहां की युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में है। और ये ध्यान रखना कि ये जो नशा आता है ये पाकिस्तान से आता है, और ये प्रायोजित नशा है। क्या है ये? प्रायोजित नशा है। किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को क्या कर दो, नशे में क्या कर दो, डुबा दो। क्या बोलते हैं उसको, चिट्टा, चिट्टा, और विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन और अलग अलग प्रकार की दवाइयां। और मैं सच बता रहा हूं कि वास्तव में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। कहां? पंजाब में। कारण नशा। अगर वहां की राजनीतिक इच्छा शक्ति सही होती तो सीधे सीधे उन्हें क्या करना चाहिए था, एक एक्ट, मतलब ये बोलना चाहिए था कि जो भी नशे के कारोबार में है सीधे मारो मत, लेकिन टांग पे गोली मार दो सीधे। क्या करो फिर बाद में, फिर कानून जो सजा देगा वो कौन देगा? न्यायपालिका अपने आप देगी। तो जब कठोर होता कानून तो मेरे ख्याल से वहां पर क्या होता, इतना नशा नहीं होता। एक समय था जब चीन अफीम के नशे में था, वहां का पूरा युवा, सब लोग अफीम पीते थे, नशे में रहते थे। लेकिन बाद में उन लोगों की समझ में आया, नशे से बाहर निकाला गया और फिर वहां के लोगों ने काम करना शुरू किया। तो आज चीन को आप देख सकते हैं काफी आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे उत्तराखंड में भी आप देख रहे होंगे नशा क्या कर रहा है, जो इस सूखा नशा जो है उसमें कई आपने केस सुन लिए होंगे कि कई बच्चे क्या हैं। तो यहां पर भी कठोर कानून बनाने पड़ेंगे भाई। हाँ जी, आम बात हो गई है, अभी आम लग रही है आपको, आगे आने वाले समय बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अभी कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, खासकर पुलिस को सचेत करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर भी आपको इस प्रकार का दिखता है तुरंत शिकायत करें। गैड़वाल शासक चंद्रदेव के चंद्रावती अभिलेख से ज्ञात होता है कि सरकार की अपनी नावें होती थी जिन्हें नाविकों और व्यापारियों को किराए पर दिया जाता था। सामान्यतः नदियों पर नाव के पुल बनाए जाते थे, परंतु असम में एक पत्थर के पुल निर्माण का भी वर्णन मिलता है। बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार संबंधी भी अनेकानेक विवरण प्राप्त हुए हैं। भारत का व्यापार पश्चिमी देशों, मध्य एशिया, चीन, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ होता था। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार अबू जैद, बेंजामिन आदि के विवरणों से ज्ञात होता है। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता है, इसके बारे में कौन उल्लेख करते हैं? आंसर अबू जैद करता है और बेंजामिन करता है। कौन कौन करते हैं? अबू जैद और बेंजामिन करते हैं। अबू जैद के अनुसार भारतीय व्यापारी फारस की खाड़ी के प्रसिद्ध बंदरगाह सिरफ में बहुत बड़ी संख्या में जाते थे और वहां से मुस्लिम व्यापारियों के साथ उनके अच्छे संपर्क थे। क्या थे? अच्छे संपर्क थे। इसी प्रकार यहूदी यात्री बेंजामिन का कहना है कि भारतीय व्यापारी किश यानी ईरान जाते थे। भारतीय व्यापारी किश यानी ईरान जाते थे। जगडू चरित में उल्लिखित है कि भारतीय व्यापारी ईरान से व्यापार करते थे और उनके एजेंट हारमुज यानी फारस की खाड़ी, हारमुज जल संधि सुना है आपने? हारमुज स्ट्रेट है पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में रहते थे। इस समय भारतीय व्यापारी ईरान से आगे नहीं जाते थे क्योंकि इराक, मिस्र और अफ्रीका के पूर्वी तटों का व्यापार ईरानियों और अरबों के हाथ में था। अरब साम्राज्य के विस्तार से अरब व्यापारियों का प्रभाव बढ़ गया था। चीन के साथ भी भारत का व्यापार जारी था, परंतु पूर्व मध्य काल में इंडोनेशिया और अरब व्यापारियों की प्रतिद्वंदिता के कारण भारत का चीन के साथ व्यापार कम हो गया। 10वीं शताब्दी में एक चीनी शासकों के सुंग वंश संबंधी व्यापारिक विवरण में भारत का उल्लेख नहीं है, परंतु चोल शासक राजेंद्र चोल ने
चोल के बंगाल की खाड़ी में अपने सैनिकों के लिए झील बनाने और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में उसके द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के कारण पुनः चीन के साथ भारत का व्यापार अबाध रूप से चलने लगा। अब ये ध्यान रखना, आप चोलों में दो राजा पढ़ने हैं आपने, मेन जो है, एक राजराज फर्स्ट है, एक राजेंद्र चोल है। राजेंद्र चोल को पंडित चोल भी कहते हैं। राजेंद्र चोल के समय में फिर दोबारा से क्या हो गया, भारत का व्यापार चीन के साथ अबाध रूप से चलने लगा। क्यों चलने लगा? क्योंकि राजेंद्र चोल ने बंगाल की खाड़ी में अपने सैनिकों के लिए झील बनाने में और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में उसके द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के कारण चीन के साथ भारत का व्यापार क्या हो गया, अबाध रूप से चलने लगा। भारत से निर्यातित वस्तुओं के बदले चीन से सोना और चांदी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता था। चीनी सरकार को सोना चांदी के निर्यात को रोकने के लिए 1296 ईस्वी में नियम बनाना पड़ा। तिब्बत तो वैसे भी सोने के लिए प्रसिद्ध था, तिब्बत में बहुत सोना है भाई, तिब्बत की नदियों में क्या है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी व्यापार समुन्नत स्थिति में था। अल बरूनी ने सुवर्ण द्वीप का उल्लेख करते हुए कहा है कि यहां भारतीय व्यापारी जाते थे। इस संदर्भ में एक उक्ति का उल्लेख है जिसमें यह कहा गया कि वाराणसी में एक अध्यापक ने दीपांतर से फल मंगाया है। दीपांतर से, वाराणसी के एक अध्यापक ने दीपांतर से फल मंगाया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारतीय जहाज जल्दी जल्दी आते जाते होंगे। फल तो सड़ जाता है ना, इसका मतलब बहुत जल्दी जल्दी आते जाते थे, इसलिए फल आ रहे थे, फ्रूट्स जो होते हैं। इन द्वीपों की संस्कृति पर बांग्ला और तमिल संस्कृति का प्रभाव तो था ही, पुनश्च गुजरात के व्यापारियों से भी घनिष्ठ संबंध था। रासमाला में उल्लिखित एक पारंपरिक गुजराती कविता में कहा गया है कि जो व्यापारी जावा जाता था वह लौटता नहीं था। भाग्यवश यदि वह लौट आए तो इतना धन लाता था कि उसके वंशज 2 पीढ़ियों तक सुख से रह सकते थे। जावा यानी जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, इरियन जाया, इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है जावा, वहां इतना अमीर हो जाता था। हाँ जी, हाँ, सेंटलीज भी है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको कि कौन सी जगह किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी। तो जो मालवा था वो गन्ना, नील और अफीम के लिए प्रसिद्ध था। अफीम ओपियम को बोलते हैं। द्वारका जो था वो शंख और सीप के लिए प्रसिद्ध था। द्वारका किसके लिए? शंख और सीप के लिए प्रसिद्ध, सीपी के लिए प्रसिद्ध था। गुजरात जो था वो सूती कपड़ा, नील और चमड़े के वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल अपनी मलमल, पान, सुपारी, सना और टीन के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग जो था वो अच्छे किस्म का चावल के लिए प्रसिद्ध था। सौराष्ट्र जो था पीतल के लिए प्रसिद्ध था। मालाबार जो था वो इलायची और काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण जो था वो बहुमूल्य रत्न के लिए प्रसिद्ध था। मध्य प्रदेश चुनरी के लिए प्रसिद्ध था। भड़ौच वरोज नामक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। भड़ौच गुजरात में पड़ता है। वरोज नामक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। खंबात जो था वो खंबायत नामक वस्त्र और बुकरम नामक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। बुकरम और खंबायत, ठीक है। भारत से जो निर्यातित वस्तुएं थी वो क्या क्या थी? तो चीन से गेंडे के सिंग, हाथी चीते की खाल, मलमल, सण और चामर, ये सब क्या होते थे? निर्यात किए जाते थे भारत से चीन को। पश्चिमी देशों में भारत क्या निर्यात करता था? कस्तूरी, क्या, मस्क जिसको बोलते हैं, ठीक है, मस्क, कस्तूरी हो गया, कपूर हो गया, मोती, हीरा, मूंगा, औषधियां, हाथी दांत, चंदन, सूती वस्त्र, मसाला, नील, दास, दास मतलब गुजरात के दास, गुजरात से दास वो किए जाते थे। बेंजामिन के अनुसार सर्वाधिक निर्यात मसालों का होता था। बेंजामिन कौन है? यहूदी यात्री है एक बेंजामिन, जो कि कहता है कि सबसे ज्यादा मसालों का निर्यात कहां से होता था, मतलब निर्यातों में सबसे ज्यादा निर्यात जो था मसालों का होता था। ऐसे खंबात का बुकरम नामक वस्त्र विदेशों को निर्यात किया जाता था। बुकरम नामक वस्त्र विदेशों को निर्यात किया जाता था। भारत में आयातित वस्तुएं क्या थी? तो चीन से जो आता था लोहा, टिन, रेशम, रेशम में भी चिनानसुक और चिनसुक, रेशम को क्या बोलते थे? चिनानसुक और चिनसुक। सोना आता था, चांदी आता था। दक्षिण पूर्व एशिया से क्या आता था? लवंग आता था, सुपारी, तमाल, नीला थोता, तूतिया जिसको बोलते हैं, नीला थोता और अगरू, और क्या? पश्चिमी देशों से क्या आता था? धूप, तांबा, तांबा ईरान से आता था। शीशा, खजूर, रंग ये ईरान से आते थे। घोड़ा, हाथी, हाथी जो आते थे जंजीबार से आते थे। कहां से? जंजीबार से। इतना समझ में आ गया? उसके बाद पूर्व मध्यकालीन भारतीय बंदरगाह,
ताम्रलिप्ति हो गया, यहाँ ये बंगाल में था ताम्रलिप्ति, यहाँ से जहाज दक्षिण पूर्व एशिया को जाते थे। जब इस बंदरगाह में अधिक मिट्टी भर गई तब सप्तग्राम नामक बंदरगाह का महत्व बढ़ गया। कौन सा? सप्तग्राम नामक बंदरगाह का महत्व बढ़ गया। उसके बाद अगला है किलो, क्विलोन बोलते थे इसको। कौन सा बंदरगाह? क्विलोन या किलो। यह पश्चिमी तट में स्थित था। पश्चिमी देशों तथा चीन से आने वाले जहाज यहाँ ताजा पीने का पानी लेने के लिए रुकते थे। कहां पर? क्विलोन में। अगला भृगुकच्छ या भड़ौच, यह गुजरात तट का प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला देवल, यह सिंधु तट पर स्थित था। यहाँ ओमान, चीन और भारत तीनों के जहाज आते थे। अगला सिकाकोश, ये पुरी, जगन्नाथपुरी जो है। कलिंगपट्टनम, रामेश्वरम, चिराकुली, ये पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। बंदरगाहों का खास ध्यान रखना है भाई आपने। पूर्व मध्यकाल में जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ऐसे कि कलिंगपट्टनम, रामेश्वरम, चिराकुली ये किस तट पर थे? तो आंसर पूर्वी तट के बंदरगाह थे। जो सिकाकोस था वो पुरी में था। सिकाकोस कहां पर था? पुरी यानी उड़ीसा। ठीक है। देवल जो था वो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, ये बता दिया मैंने। ठीक। तो इसमें अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं कि पूर्व मध्यकाल में व्यापार के ह्रास होने के क्या कारण थे।